Hello all, I welcome you to ePolitical Science platform. Today we will discuss a question and I will tell you the basic structure on which you can write an answer to this question. So the question is Gandhi Swaraj as a multidimensional concept. गांधी का स्वराज बहुआयामी उपागम या बहुआयामी आधार। तो अब इसमें हमें गांधी की जो स्वराज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको एक बहुआयामी संदर्भ में देखना है। Here one thing that is very important to understand is that गांधी का जो पूरा पेपर है ये जी का, उसमें जो फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक, that is the critique of modern civilization till the idea of political, that is स्वराज एंड स्वदेशी, जितने सारे सब टॉपिक्स हैं सबका बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है स्वराज से ओवरऑल। तो जब भी गांधी जी ने चाहे विमेन का मुद्दा हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी का मुद्दा हो, चाहे अल्टरनेटिव मॉडर्निटी का मुद्दा हो, जिन भी मुद्दों पे उन्होंने बात कही है या हिंद स्वराज में अपना आर्टिकुलेशन किया है, बेसिकली जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट, जो उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑफ रियलाइजिंग, वो है स्वराज। तो स्वराज इज द अल्टीमेट गोल ऑन विच गांधी इज मेजर फिलोसफी इज बेस्ड। सो इसलिए उसको आपको ऐसे कनेक्ट करना होगा व्हेन यू राइट एन आंसर that all the dimensions which Gandhi has talked, you need to write in your answer. So how can we do that with a proper connectivity so that the answer which you are writing has a proper flow from one dimension to the last dimension? And then again you have to explain the each point. You can give the examples also, you can put your flow charts, you can राइट अ केस स्टडी, उदाहरण से समझा सकते हो, कोई रीसेंट एग्जांपल दे सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहला जो हमें डायमेंशन एक्सप्लेन करना, स्वराज क्या है, ये तो आप बता ही देना इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बिना स्वराज को बताए हुए यू कांट राइट एन आंसर। सो यू हैव टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली गांधी मेंट बाय स्वराज। Then we have to talk about Gandhi's Swaraj as a multi-dimensional concept, और हम कह सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी जो भी है इनका आधार स्वराज को समझाने का। इसमें सबसे पहले हमें पॉलिटिकल स्वराज समझाना है, क्योंकि जो पूरा का पूरा इंडियन इंडिपेंडेंस और नेशनल मूवमेंट का पूरा जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो पूरा नेशनल इंडिपेंडेंस की बात करता है। तो पॉलिटिकल स्वराज यानी राजनीतिक स्वराज, इसमें आप बेसिकली पीपल्स पावर पे गांधी जी का फोकस था। लोगों की शक्ति, लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, लोग ही केंद्र हों, शक्ति का केंद्र लोग हों, लोग पीपल को मानते हैं वो यहाँ पे। तो दूसरा वो कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक भागीदारी। अब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तब आएगा जब हम लोगों को पार्ट एंड पार्सल बनाते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस में। तो क्योंकि वो तीसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है वो नीचे से ऊपर तक, नीचे से डेवलपमेंट होकर ऊपर तक, ऊपर की ओर जाए रादर देन ऊपर से नीचे की ओर जाए। तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने विलेज को एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट यूनिट माना, ऑटोनोमस यूनिट माना, और जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था ओशियानिक सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है गांधी का, वो भी आप चाहो तो इस पॉलिटिकल स्वराज के अंदर आप लिख सकते हो। देन वी मूव टू द इकोनॉमिक स्वराज। अब हम आर्थिक स्वराज की तरफ आते हैं। आर्थिक स्वराज में आपको बेसिकली स्वदेशी का कॉन्सेप्ट, ऐसे तो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉलिटिकल स्वराज में भी आता है, लेकिन क्योंकि जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं जिसमें हमारा स्वयं का जो है भागीदारी होती है, स्वयं हमारा जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
ग्रुप की हम बात करते हैं जिसमें खादी है, चरखा है, कॉटेज इंडस्ट्री है, या जो भी इंडिजिनस इंडस्ट्री है, आज के दौर में हम इसे आत्मनिर्भर भारत के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आत्मनिर्भरता का जो आधार है वो तभी आएगा जब हम स्वदेशी और स्व के तलाश में ज़्यादा रहें। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ मेड गुड्स, सेल्फ मेड आइडियाज़, या हम स्टार्टअप्स की भी बात करते हैं आज कंटेम्प्रेरी, मतलब जो इंडिया है आज के समसामयिक समय में, स्टार्टअप्स की बात बेसिकली सारे सरकार स्टार्टअप्स की बात कर रही हैं, और लोग खुद भी अपना जो है उद्योग शुरू कर रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या हम अदर डायमेंशंस की बात करें। तो बेसिकली इकोनॉमिक स्वराज में स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्वदेशी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक आंदोलन भी है, ये मैंने क्लास में बताया था। दूसरा जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अमीरों को गरीबों का ट्रस्टीज़ बनाओ ताकि वो जो भी उनके पास ज़्यादा आया है, ज़्यादा उनके पास एक्विजिशन हुआ है, या ज़्यादा उनके पास दौलत है, पैसे हैं, तो वो उन लोगों को ट्रांसफ़र करें जिनके पास बहुत कम है, वो उनके ट्रस्टीज़ बने। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है बहुत हद तक अगर हम देखें तो ये विनोबा भावे का जो आंदोलन था, उससे भी कनेक्ट हो सकता है। भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्वायर किया हुआ है, वो अपनी ज़मीन को भूमिहीन, या जो जो किसान जिनके पास बहुत मार्जिनल होल्डिंग्स है, बहुत कम जिनकी ज़मीन है, उनको वो ट्रांसफ़र करें। और ये पूरी प्रक्रिया में ऐसा ये होगा कि जो हम इकोनॉमिक डिवोल्यूशन है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्वराज से यहाँ पे ये मतलब है, गांधी ने समझाया भी कि क्यों पॉलिटिकल स्वराज से ज़्यादा इकोनॉमिक स्वराज की भी मतलब कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा तभी हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं। एकदम से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर हाँ क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कॉलोनियल स्ट्रक्चर बहुत डोमिनेंट था, तो उस स्ट्रक्चर, उस सिस्टम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम पहले पॉलिटिकल स्वराज की बात करते हैं, फिर हम इकोनॉमिक स्वराज की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप सोशल स्वराज में, सामाजिक स्वराज। सामाजिक स्वराज में बेसिकली आप जो गांधी का सोशल डायमेंशंस है, सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, जिसमें आप महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात कर सकते हो, दलित आदिवासी के एम्पावरमेंट की बात कर सकते हो, सामाजिक न्याय और छुआछूत के उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के सामाजिक जो सोशल कल्चरल जो डायनेमिक्स है स्वराज का, उसकी चर्चा कर सकते हैं। फिर लास्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वराज which Gandhi's whole philosophy talks about, and which is really very important, very relevant, and very meaningful in today's context is spiritual swaraj. स्पिरिचुअल जिसे हम हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक स्वराज। आध्यात्म से यहाँ पे मतलब गांधी का बिल्कुल ये नहीं है कि हम गॉड की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं और मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं, आइडल वर्शिप की बात कर रहे हैं। यहाँ उनका जो बेसिक कनोटेशन है स्पिरिचुअलिटी से, वो है मोरालिटी और एथिक्स से, ठीक है। नैतिक कर्तव्यों की, नैतिक मूल्यों की, नैतिक दायित्वों की बात करते हैं। दूसरा वो ह्यूमन सोशल ऑर्डर, मानव सामाजिक व्यवस्था। मानव सामाजिक व्यवस्था तभी बरकरार रह सकती है जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें। फिर तीसरा वो कहते हैं आइडिया ऑफ इनर सेल्फ, आंतरिक स्व का विचार। क्योंकि व्यक्ति जब लोगों का विचार करता है, पूरे कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करता है, या और लोगों के साथ कनेक्ट करता है, या दूसरों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, तो कहीं ना कहीं जो स्व का विचार है वो मिसिंग होता है। और वह स्व स्व में भी जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो वो आउटर सेल्फ की बात होती है, लेकिन जब हम अपने इनर सेल्फ की बात करते हैं, जो हमारा आंतरिक स्व है, जिसको रियलाइज़ करने के लिए जिसे हम कहते हैं कई बार सेल्फ रियलाइजेशन,
और सेल्फ को जब हम रियलाइज़ कर लेते हैं तब हम रियलिटी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। गांधी कहते हैं कि रियल स्वराज वही है, क्योंकि आप अपने आप से रूबरू होते हैं। जो बाहरी सेल्फ से आपने इतने समय से अपने आप को कनेक्ट किया हुआ था, जो एक दिखावा है, दिखावा मात्र है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने मशीन्स और मशीनरी को क्रिटिसाइज़ किया, जो आवरण है, जो ग्लोबल रिसोर्सेज के पीछे हमारा आवरण है, उससे बाहर निकलकर हम एक नेचुरल जो है अपनी आइडेंटिटी की तलाश करनी चाहिए। और जब हमें उस चीज़ की तलाश कर लेते हैं, उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रियल स्वराज की तरफ अग्रसर होते हैं। तो गांधी का जो स्वराज है, स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है, जो पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। क्योंकि जब कोई भी चीज़ स्व के साथ जुड़ती है और उसको हम लिबरेट करने की बात करते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी मीनिंग छुपी होती है, जिसे हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। सो आई होप स्टूडेंट्स, इफ़ यू राइट an answer of Swaraj as a multidimensional concept, as a multidisciplinary concept to this structure, and then explain it with your examples and how Gandhi is trying to connect, then it will give you or fetch you more marks, and obviously it would also help you in the longer run in your exams and other competitive field. So I hope if you could connect with my lecture, if you like it, please share and put your valuable comments, and stay blessed students, since your exams are coming. Keep revising, and and if you have any doubt while revising your thing, you can always put your comments and come back to me. So thank you. God bless.